नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदर्शन और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमने हमारा लास्ट इंस्टा सेशन हम नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब मैं आज इस सेशन में देने वाला हूं। और मैं एक टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा इस सेशन में। इससे पहले कि हम हमारा टॉपिक शुरू करें, मैं चेक कर लूँ कि आप मुझे सुन सकते हैं। और हमारे सारे काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं रेगुलरली जो हमें ज्वाइन करते हैं, वो भी हमें धीरे धीरे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो और एक चीज़ है, जो हम जो ट्रीटमेंट और जो कैंप बैंड्रा में कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरा वो कैंप कल 8 और 9 तारीख को बैंड्रा लिंकिंग रोड पर होने वाला है, जहाँ पर हाउस ऑफ क्योर, ये जो एक जगह है जहाँ पर हमें ये कैंप रेगुलर बेसिस पे अब हमारे सारे बॉम्बे के पेशेंट्स के लिए हम ये स्पेसिफिक सर्विस कर रहे हैं। और ये एक नंबर है जिसे मैंने अभी पिन कर दिया है। आप इस नंबर को चेक करके अगर आप मुझसे मिलना चाहें या मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें, तो इस नंबर पर आप डायरेक्टली फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 8575600040। मुझे लगता है 857000, आई थिंक ये 00 हो गया। इट इज़ 8575600040 अपॉइंटमेंट के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं इस कमेंट को पहले पिन कर लेता हूँ, सो दैट आप लोगों को इसके बारे में, यस बिल्कुल। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे ज्वाइन कर रहे हैं इंस्टा में। तो नया साल, नई शुरुआत, काफ़ी लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल में कि हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी सारे स्टेप्स लेते हैं इस चीज़ के लिए। 1 तारीख से लोग, 1 तारीख से तो नहीं लेकिन 2 तारीख से लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, हैवी डाइट्स करना शुरू कर देते हैं। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2021 में या इस नए साल में वो किसी न किसी तरह अपने आप में एक अच्छा और बेहतर बॉडी लाने की कोशिश करेंगे, बेहतर ईटिंग हैबिट शुरू करेंगे। ये सोच बहुत ही अच्छी है और इसके ऊपर काम तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करें। मतलब अपनी दिमाग को एक तरफ रख कर ऐसा नहीं सोचें कि जो सामने है उसी को हम बिल्कुल फॉलो करते रहें। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी हज़ारों लोगों को हमने अभी तक ट्रेन किया है फ़िटनेस के लिए, और हम जब भी इन चेंजेस को या इस किस्म के ट्रेनिंग के ऊपर जब हम काम करते, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चेंजेस हैं इसमें वो आराम से हों, वो धीरे धीरे हों। ऐसे नहीं कि आप सारे सारे के सारे चेंजेस एक ही बार में एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो। अगर आप अपनी वर्कआउट, अपनी फिटनेस, अपना डाइट, आप सब कुछ एक ही बार में शुरू कर देते हो, तो बेसिकली आप अपने बॉडी को थोड़ा शॉक दे रहे हो। बेसिकली आप उसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब आप उसे एंगेज कर रहे हो, जिस वजह से हो सकता है कि वो बॉडी एक एक बुरी तरह रिएक्ट भी करे। हो सकता है कि आपको उसके वजह से 2-3 हफ्ते में आप बीमार पड़ सकते हो, या फिर कोई और तकलीफ़ या और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं उसको आप ग्रेजुअली कर रही है। क्योंकि आज आप जिस भी किस्म से, आप जो भी बॉडी है और जिस भी तरह से आप अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हम इसे ऐसा नहीं सोच सकते कि ये 1 महीने में आप इस चीज़ को अचीव कर लेंगे और 1 महीने में आपका बॉडी बिल्कुल सिक्स पैक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इसको वक्त लगेगा। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वक्त को रिस्पेक्ट करें। आप इस वक्त को थोड़ा सा टाइम दें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जो भी आपके चेंजेस हों, जैसे आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अपने वर्कआउट के पैटर्न को समझें।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन जब शुरू करते हो तो 1 घंटे का वर्कआउट शुरू करो। 1 घंटे का वर्कआउट करने से ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 दिन तक आप वर्कआउट करना ही नहीं चाहो। तो जो भी चेंजेस आप करो उसको आप धीरे धीरे करो। मैंने खासकर देखा है कि लोग डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूँगा कि डाइट में चेंजेस करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और अगर आप सडन चेंजेस करते हैं तो कैसे बॉडी नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकती है। हम काफ़ी वक्त ये सोचते हैं कि अ, अगर आप बिल्कुल एकदम रॉ वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो या फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, और आप जब वज़न आपका कम होने लगता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और आपको लगता है कि वाह आपने वज़न लूज़ किया। लेकिन यही लोग हैं जो 1 महीने या 2 महीने के बाद बताते हैं कि उनका वेट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो रीज़न इसमें यह है कि जब भी आप कोई डाइट अपनी बॉडी के लिए इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके लॉन्ग शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। यानी कि इमीडिएटली कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, और लॉन्ग टर्म में भी कुछ चेंजेस होते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, और ये नहीं सोचें कि ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स आपके रिजल्ट्स हैं। और एक और ज़रूरी बात है कि जो भी डाइट आप फॉलो करते हो, ये डाइट आपके एक लिमिटेड स्पैन के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये डाइट 1 महीने के लिए करने वाले हो और उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करोगे, जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो या बहुत ज़्यादा आप अगर खाना पीना आपका होता है तो आप उसी तरह उसी चीज़ को वापस फॉलो करने लगोगे। अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो ये अपनी बॉडी के साथ खेलने जैसा है। तो जो भी चेंजेस आप डाइट में कर रहे हो, ये चेंजेस बिल्कुल ग्रेजुअल होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए। जैसे कि अगर आप डिनर में 4 रोटियां लेते हो तो आप ऐसा ये कर सकते हो कि आप डिनर में अपने रोटियों की जो काउंट है उसको थोड़ा कम कर दो। ये नहीं कि आप बिल्कुल डिनर ही बंद कर दो। अगर आप आज 4 रोटियां खा रहे हो और आप कल से अगर आप डिनर ही बंद कर दोगे तो एक हफ्ते में आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर किसी भी तरह आप मन मार के आपने सोचा कि चलो ठीक है मैं डिनर नहीं करूँगा या मैं डिनर बिल्कुल अवॉइड कर दूंगा, तो इससे ड्रास्टिक वेट लॉस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये चेंज आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं? क्या आप लाइफ लॉन्ग डिनर बंद कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बॉडी को वही चेंजेस समझाइए जिन चेंजेस से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हों। यानी कि आपको देखना है कि क्या आप अपने डाइट में नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, क्या आप अपने डाइट में फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, क्या आपका नॉनवेज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन चीज़ों में धीरे धीरे चेंज करो। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप अपने लंच या फिर डिनर में सैलड्स खाते हो। अगर आप सैलड्स नहीं खाते तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आपका सैलड इंटेक होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आपका सैलड इंटेक अच्छा हो जाएगा, आपका एपेटाइट ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। आप बिल्कुल नेचुरल चीज़ें अपने बॉडी को दे रहे हो जो जिसको बॉडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद जब आप अपना मेन कोर्स, चाहे वो रोटियां हो, राइस हो, जो भी हो, आप उसको थोड़ा उसका कंटेंट अपने आप थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है पास्ट में कि लोग सब किस्म के डाइट फॉलो करते हैं। जैसे कि बीच में कीटो डाइट बहुत ही पॉपुलर हो गया था और लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे थे। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आए जिन्होंने कीटो डाइट फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद उन्हें जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, इसके वजह से उन्होंने उसके बाद उसे कभी भी फॉलो करना सही नहीं समझा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस किस्म के डाइट फॉलो करते हो, और उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग सिर्फ लेमन वाटर का डाइट फॉलो करते हैं, और हमने ये भी देखा है कि लेमन वाटर डाइट फॉलो करने वाले लोगों में काफ़ी टाइम तक धीरे धीरे ऐसा होता है कि उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके वजह से ट्रिवियल फ्रैक्चर्स या फिर बिल्कुल छोटे से रीज़न के लिए हल्के से फॉल में उनकी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाते हैं। अंदर से हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप फिटनेस फॉलो करते हो, जब भी आप कोई डाइट में चेंजेस करते हो, तो आप ये सोचिए कि आपको हेल्दी न्यूट्रिशन खाना है। ये नहीं सोचना है कि जो चीज़ें आप फ़िलहाल खा रहे हो उसको पूरी तरह बंद कर दो और सडनली एकदम से आप कुछ ऐसा खाओ जो बहुत ही आपकी बॉडी के लिए शॉकिंग होगा। इसकी वजह से डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट है। लेकिन क्या आप इसी किस्म का डाइट ज़िंदगी भर खा सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगर इसका सवाल नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए जो चेंजेस करते हैं उसे आप
धीरे धीरे अडेप्ट करें, आप उसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि काफ़ी लोग चॉकलेट्स के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन अगर वो डाइट कर रहे हैं तो फिर वो चॉकलेट खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अगर आप चॉकलेट खाना बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो इससे आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी। और अगर माइंड में अपने आप को आपने ट्रेन नहीं किया है तो बॉडी आपकी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस वेट को या इस नए तरीके के चेंजेस को। तो इसमें काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि इस वजह से आपकी क्रेविंग्स बढ़े और इवेंचुअली आप जितना पहले चॉकलेट खाते थे उससे ज़्यादा चॉकलेट खाना शुरू करो। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसका ये है कि आप जो भी आपकी मात्रा है चॉकलेट खाने की उसे आप थोड़ा कम करो, आप उसे पूरी तरह बंद मत करो। अगर आप उसे पूरी तरह बंद कर दोगे तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी क्रेविंग बढ़ने वाली है और इवेंचुअली आपकी बॉडी कभी ना कभी उसको पूरी तरह रेजिस्ट करेगी और उसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है अभी। हाय सुनैन, विप्रा ठक्कर, परेश मेहता, अंतवाल रितिका, ट्रिपी किंग, अंशा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों को बहुत वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में जहां नए साल में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं और किस तरह हमें इन चेंजेस को आइडियली करना चाहिए। क्योंकि हम नया जोश होता है, नया रेजोल्यूशन बनाते हैं, हम सोचते हैं कि अभी हम अपने आप को बिल्कुल पतला कर देंगे या फिर हम अपना वज़न कम कर देंगे और इस वजह से हम वर्कआउट भी शुरू कर देते हैं, डाइट भी शुरू कर देते हैं, एक्सट्रीम चेंजेस कर देते हैं। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ पे बेस्ड है जहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन चेंजेस को हमें थोड़ा धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हो तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है वर्कआउट करना, लेकिन ऐसा मत सोचो कि आप 7 दिन में 6 दिन या 7 दिन रेगुलरली वर्कआउट करोगे, 1 घंटा वर्कआउट करोगे। ये आपको इस सिस्टम को थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके वर्कआउट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, यानी कि आप किस किस्म का वर्कआउट करते हो। अगर आप एक ही वर्कआउट डेली बेसिस पे करने लगोगे तो होगा ये कि आपको कभी भी ब्रेक नहीं मिल पाएगा, आपके मसल्स को उस किस्म का ब्रेक कभी नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, जिस वजह से हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप 3 या 4 दिन शुरुआत जब आप इसे करते हो तो 3 या 4 दिन वर्कआउट करो। 20 से 25 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आप ये टाइम को बढ़ा सकते हो। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है जिससे कि आप अपने वर्कआउट्स को इम्प्रूव कर सकते हो और बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस ला सकते हो। सेम चीज़ डाइट के साथ भी है। काफ़ी लोग जो एक्सट्रीम डाइट फॉलो करते हैं और उन्हें लगता है कि 2 या 3 महीने में अगर वो 10-15 किलो वेट लूज़ कर लें तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन यही लोग 6 महीने बाद फिर वापस उसी वेट पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो चेंजेस आप करना चाह रहे हो उन चेंजेस को स्लो रखो, उन चेंजेस को ग्रेजुअल रखो। सारे के सारे चेंजेस एक ही बार में बॉडी को इंट्रोड्यूस करके आप उसे शॉक दे रहे हो और इससे हो ये रहा है कि वो शॉर्ट टर्म में वज़न कम तो दिख रहा है, लेकिन आगे जाके आपको उसका प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था कि कैसे हम ग्रेजुअल चेंजेस करें और कैसे हम ऐसे डाइट को फॉलो करें जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग बेनिफिट दे। ऐसा नहीं कि आप एक एक्सट्रीम किस्म का डाइट फॉलो करो जिसमें आपको बिल्कुल सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स खाना है या रॉ फ्रूट्स खाना है। वो अपने आप को पनिश करने जैसा है। अगर आप बचपन से अगर आपने इस किस्म का फूड हैबिट नहीं रखा है और सडनली आप 30-40 साल की उम्र में आप सोचोगे कि आज से मैं सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स खाऊंगा, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे आपकी बॉडी को शुरुआत में डेफिनेटली आपको उससे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके बोन्स के लिए ये डेफिनेटली बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो चेंजेस लाते हैं उसे ग्रेजुअल रखें, एक्सट्रीम डाइट फॉलो ना करें। प्रेफर करें कि आप चेंजेस धीरे धीरे करें, समझें कि कहाँ पे आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट टाइम क्या है, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आपका लंच टाइम क्या है, आपका डिनर टाइम क्या है। सबसे पहले आप इन टाइमिंग्स को स्पेसिफिक करें। काफ़ी लोगों में क्योंकि वो काम करते हैं उनके खाने का कोई स्पेसिफिक टाइम ही नहीं होता। तो जब आप ये रूटीन फॉलो नहीं करते हो
जब आप इस चीज़ को पूरी तरह मैनेज नहीं कर पाते हो तो बॉडी में वो बायोलॉजिकल रिदम मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करने लगो तो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब एक बॉडी का खाने का टाइम होता है, एक डाइजेशन टाइम होता है, जिस वजह से फूड का खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा और इस वजह से आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। तो ये फंडामेंटल चेंजेस हमें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाइट कर भी रहे हो फिर भी अगर आपके खाने का कोई ठिकाना नहीं है या कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो डाइट से भी आपको कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी नींद, आपकी स्लीप कैसे होती है। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सो पाते हैं या आप सोचते हैं कि नहीं आपको 5 से 6 घंटा सोना चाहिए और उसके बाद आप काम में बिल्कुल बिज़ी हो जाते हैं या आप ट्रैवलिंग टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा होगा। इस वजह से भी बहुत से वक्त ऐसा होता है कि आपका वज़न डेफिनेटली ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। और हम कभी नहीं सोचते कि हम स्लीपिंग को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, लेकिन ये जो स्लीपिंग आपके जो बॉडी में होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी नींद पूरी करते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर करती है, डाइजेशन प्रॉपरली होता है, सारे ऑर्गन्स को एक रेस्ट पीरियड या रिकवरी पीरियड जो चाहिए वो आपको इसी तरह मिलता है जब आप एक प्रॉपर साउंड स्लीप लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्लीप को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं इसको फॉलो करते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रैवल भी किया और उसके बाद आपको वर्कआउट भी करना है क्योंकि आपको फिट रहना है और इसलिए आप अपने स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो आपकी प्रायोरिटी या जो आपका इम्पोर्टेंस है वो स्लीप, पहले नींद आपकी पूरी तरह होनी चाहिए। अगर आपका डेली बेसिस पे अगर आप अपनी नींद पूरी करते हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनके अपने ही रीजंस होते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या बाकी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से उन्हें साउंड स्लीप होती ही नहीं है, यानी कि आप वो पूरी तरह सो ही नहीं पाते हैं। जब अगर कोई पूरी तरह सो ही नहीं पाएगा तो फिर वो अपने आप को रिकवर कैसे करेंगे, तो उनके लिए रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो और भी बाकी लोगों ने ज्वाइन किया है और एंड ऑफ दिस सेशन में मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूँ। इस वजह से अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप बिल्कुल इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में डाल सकते हो, जहाँ पे मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, दीप शाह, परेश सावंत, गिरीश स्पोर्ट्स, सिद्ध 2417, अक्षय शेट्टी, नैना मालवड़े, सन ऑफ गॉड, यश नरेश गुप्ता। थैंक you so much for joining in and wishing you all a very happy new year. Hope you had a good time in your new year and बी फिट एंड हेल्दी फॉर 2021। मुझे कुछ सवाल आए थे क्योंकि हमने लास्ट सेशन मिस किया था तो इस वजह से मुझे काफ़ी सारे सवाल आए थे। एक सवाल उसमें से ये था कि जब हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो हमें बाहर की तरफ, यानी कि कमर के बाहर की तरफ पेन क्यों शुरू हो जाता है या फिर कुछ वक्त बैठने के बाद दुखना क्यों शुरू हो जाता है। तो इसके बहुत ही मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि अगर आपके एबडक्टर मसल्स, यानी कि जो आपके हिप मसल्स होते हैं, अगर उसमें जो बाहर जो आपके हिप को इस तरह बाहर का जो मूवमेंट करते हैं, अगर वो मसल्स आपके टाइट हैं तो जब आप क्रॉस लेग बैठते हो तो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में होते हैं और आपका जो बोन है, जो पेल्विस है और जो फीमर है, ये बिल्कुल ही ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा वक्त तक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हो तो चांसेस है कि इसमें आपका पेन बढ़ने लगे, क्योंकि पहली चीज़ क्या होती है कि जो आपका कमर होता है, यानी कि जो पेल्विस होता है, वो एक्चुअली रोटेट हो जाता है। रोटेट इसलिए होता है क्योंकि उसे बॉडी को मैनेज करना पड़ता है इस क्रॉस लेग सिटिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ टाइट हैं या आपके मसल्स में थोड़ी भी टाइटनेस है तो यहाँ पर वो रोटेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको पेन शुरू हो सकता है। दूसरा रीज़न है आपके हिप मसल्स। अगर आपके हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है तो क्रॉस लेग बैठना मुश्किल हो सकता है। एक और प्रॉब्लम होता है कि लोग क्रॉस लेग बैठ तो जाते हैं लेकिन जब वो उठने की कोशिश करते हैं या जब वो उस पॉस्चर को ब्रेक करके खड़े होने की कोशिश करते हैं या पॉस्चर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है जिसमें, जैसा कि मैंने बताया कि बोन्स आपके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज पोजिशन में होते हैं। फीमर आपका बिल्कुल, फीमर जो हमारा लॉन्ग बोन है जिसे हम थाई बोन कहते हैं, तो थाई बोन आपका बिल्कुल पेल्विस से ऑलमोस्ट बाहर की तरफ आ जाता है, खिंचाव के स्टेट में होता है। और इसी तरह सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ भी आपके बिल्कुल खिंचाव
टेंस्ड स्टेट में होते हैं, और जब जब आप इस पोजीशन को चेंज करते हो तो ये सारा टेंस्ड स्टेट जो है उसमें पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा सवाल मुझे आया था डॉक्टर मनीष जिन्होंने पूछा था कि कोर कोर स्ट्रेंथनिंग या कोर एक्सरसाइजेस करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा कोर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। तो कोर स्ट्रेंथनिंग में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन हमने कुछ वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। मेरे स्पेसिफिक चैनल है मेरा यूट्यूब पे, जॉइंट्स इन मोशन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे वर्कआउट वीडियोस अपलोड किए हैं। लेकिन कोर ट्रेनिंग में मैं एक चीज़ अपने पेशेंट्स को भी हमेशा बताता हूँ कि कोर ट्रेनिंग सिर्फ पौने घंटे या आधे घंटे में नहीं होता जो आप सुबह वर्कआउट करते हो। कोर ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि ये रेगुलर बेसिस पे कैसे यूज़ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपके साथ बैठकर इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी मेरा कोर एंगेज्ड है। कोर एंगेज होने का मतलब है कि एक जो कॉन्ट्रैक्शन आपके एब्स में होना चाहिए जिससे कि आप अपने पॉस्चर को मैनेज कर सको। तो ये एंगेजमेंट जो है कोर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम चीज़ होता है जब आप खड़े होते हो या वॉक करते हो या किसी से बात करते हो, इन सारे पोजीशंस में आपका कोर एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कहता हूँ कि कोर एंगेज, इसका मतलब सीधा साधा मतलब ये है कि आप बिल्कुल जितना हो सके टॉल खड़े होने की कोशिश करिए, अपने एब्स को थोड़ा सा एंगेज या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। इस तरह अगर आप अपना कोर एंगेज करना शुरू करेंगे तो चांसेस है कि आपको जो बैक पेन के इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल कम रहेंगे। आपका ओवरऑल पोस्चर बहुत ही इम्प्रूव लगेगा और आप अपने आप को एक टॉल पर्सन की तरह देख पाएंगे। आपके जो नॉर्मल हाइट है उसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि जो स्लाउच्ड पोस्चर होता है उसको आप बिल्कुल ही अपनी बॉडी से निकाल देते हो और एक लॉन्ग टॉल पोस्चर रखते हो जब भी आप अपने कोर को एंगेज करते हो। तो ये सवाल थे मेरे पास पिछले सेशन में। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं बैंड्रा लिंकिंग रोड में रहूँगा, जहाँ पर हमने अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किए हैं कल के कैंप के लिए। तो हाउस ऑफ क्योर में सुबह 11 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं। बट इन केस अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो मैंने एक नंबर यहाँ पर ऑलरेडी पिन कर दिया है, 8575600040। नंबर है 8575600040। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो इस नंबर पर आप कनेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। फ्राइडे और सैटरडे मैं 2 दिन यहाँ पर अवेलेबल हूँ, और आप मुझे मिले और उसके बाद अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर बैक पेन, नेक पेन, shoulder pain, we can get it, we can do some manipulation for it and followed by a proper exercise session जिससे आपको फ़र्क पड़ सकता है। परेश मेहता का सवाल है, डॉक व्हेन आई ट्राई टू डू पद्मासन इन सिटिंग क्रॉस लेग पोजीशन, व्हाई डज साइड ऑफ नी पेन्स एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू गो इनटू पद्मासन। सो साइड ऑफ द नी, जैसा कि मैंने बताया, आई जस्ट आंसर्ड दिस क्वेश्चन सम टाइम बैक परेश, कि क्रॉस लेग पोजिशन में इफ़ योर एबडक्टर्स आर टाइट, now abductors also involved, not just your abductors which are limited to the gluteal area, यानी कि जो आपके abductors यानी कि जो आपके हिप लेग्स का जो मूवमेंट है उसको बाहर की तरफ करते हैं। तो इसमें एक होता है ऊपरी भाग में जो एब्डक्टर मसल्स होते हैं, उसके अलावा टेंसर फेशियल लाटा और इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ये 2 चीज़ें होती हैं जो अगर थोड़ा भी उसमें टाइटनेस होगा तो क्रॉस लेग सिटिंग में आपको तकलीफ़ होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके हिप मसल्स पूरी तरह कंफर्टेबल हो, नॉर्मल लेंथ में हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो लूज़ होने चाहिए, बट अगर वो नॉर्मल लेंथ में हो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप ज़्यादा वक्त तक क्रॉस लेग सिटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके हिप जॉइंट में स्टिफनेस है या आपके हिप मसल्स में टाइटनेस है तो चांसेस है कि आपको नी, क्योंकि क्या है कि अगर हम देखें तो जो हमारे मसल्स हिप और नी के बीच में है ये सारे कनेक्टेड हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स एक लॉन्ग रोप की तरह हैं।
एक रस्सी की तरह, जो हिप पे भी कनेक्टेड होते हैं और नी पे भी कनेक्टेड होते हैं। मसल्स जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स, बाइसेप्स फेमोरिस, ये सारे के सारे मसल्स आपके ऊपर हिप को भी कंट्रोल करते हैं और नी को भी कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली आगे के जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स या फिर रेक्टस फेमोरिस या वास्टस मीडियालिस, वास्टस, ये सारे मसल्स आपके ऊपर के हिप को पोर्शन को भी कंट्रोल करते हैं और कुछ हद तक नी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाहर की तरफ अगर मैं बताऊं तो टेंसर फेशियल एटा और इलियोटिबियल ट्रैक्ट, अगर ये थोड़ा भी टाइट है तो उसकी तकलीफ़ आपको क्रॉस लेग सिटिंग में दिखाई देगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे प्रॉपरली स्ट्रेच करें। अब अगर आपको स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी सेशंस के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो देख सकते हैं, जो यूट्यूब में जॉइंट्स इन मोशन के नाम से है। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए। और अगर आप ये वीडियो फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइज दिखाई देंगे जो स्पेसिफिकली इलियोटिबियल ट्रैक के लिए या हैमस्ट्रिंग टाइटनेस के लिए या क्वाड्रिसेप्स टाइटनेस के लिए हमने बना कर रखे हैं। सन ऑफ गॉड का क्वेश्चन है, आई वॉज डायग्नोज विद स्लिप डिस्क अ ईयर अगो, L4 L5 still struggling with pain, how many sessions will it take to get back me to work out? सन ऑफ गॉड, इसमें व्हाट मैटर्स इज़ आपका जो पेन है ये किस लेवल तक है। ये पेन आपको मॉर्निंग में बॉदर करता है या एंड ऑफ द डे बॉदर करता है या आपको कुछ मूवमेंट्स में बॉदर करता है, आप इसके लिए कोर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको डिस्क इशू है तो इसके लिए आपने और क्या क्या किया है। होता क्या है ना कि जब भी हमें कोई डायग्नोसिस मिल जाता है, यानी कि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो सीधा सीधा MRI रिपोर्ट मुझे बताना शुरू करते हैं। मुझे बोलते हैं मुझे L4 L5 में प्रॉब्लम है, मुझे L5 S1 में प्रॉब्लम होता है। मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपने फ्रॉम अ ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव क्या क्या किया है। ट्रीटमेंट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। शुरुआत में जब पेन बहुत ज़्यादा होता है तो पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही हमारा पेन ख़त्म हो जाता है हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। जब हमारा पेन स्केल पर अगर 10 से, अगर हम 1 to 10 का स्केल अगर रखें, अगर हमारा पेन 3 से 4 के स्केल पे आ गया तो हम उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ये डिस्क प्रॉब्लम है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, या हम जब ये काम करते हैं तो हमें पेन हमारा बढ़ जाता है। हम ये नहीं सोचते कि ये 3 to 4 लेवल का जो पेन है इसे हम निकालने की कोशिश कैसे करें। हो सकता है कि कुछ एज लेवल में ये प्रॉब्लम 3 to 4 स्केल का जो पेन है ये उतना ही रहे, लेकिन यंग लोगों में जो 30-40s में हैं, उनमें अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करो, प्रॉपर कोर ट्रेनिंग करो तो चांसेस है कि आप पूरी तरह इस पेन को निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स अगर हम 100 लोगों का भी अगर MRI लेंगे जो शायद कभी बैक पेन के बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं, तो भी आप देखोगे कि उनमें कहीं ना कहीं पर डिस्क इश्यूज़ हैं, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर रहे। रीज़न ये है कि शायद उनका पोस्चर सही है, शायद वो अपनी बॉडी को सही तरह से मूव करते हैं। तो आप कंप्लीटली MRI पे इस चीज़ को आप रिलाई मत करिए, या ये मत सोचिए कि MRI ने अगर आपका डायग्नोसिस आ भी गया है तो अभी आप लाइफ लॉन्ग आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना शुरू करें, थोड़ा सा आप इसमें रिहैब करें, थोड़ा सा अगर आप कोर ट्रेनिंग करें तो डेफिनेटली ये चीज़ें ठीक होती है। तो हम जब कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो मैं अपने ट्रीटमेंट से हम कोई जादू नहीं कर रहे, हम मैनिपुलेशन करके सिर्फ स्पाइन को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ 50% पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। 50% पार्ट वो है जहाँ पर हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे एक्सरसाइज आपको फॉलो करने हैं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक करें सन ऑफ गॉड, तो वहाँ पर मैंने बैक के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताए हैं। मेरा एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर हमने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का एक प्लेलिस्ट बनाया है, जहाँ पर मैंने सारे कंडीशंस के बारे में एक्सरसाइजेस मेंशन किए हैं, चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, फुट पेन हो, नी पेन हो। तो आप अपना जो आप अपने इसके लिए बैक पेन को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने 5 से 6 स्ट्रेचेस बताए हैं जो डिस्क प्रॉब्लम में भी बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं इन सारे एक्सरसाइजेस को। और डेफिनेटली अगर आप मुझसे मिल सकें, हम उसे एक बार चेक करके देख सकते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। नैना मालवड़े का क्वेश्चन है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डू बैक एंड हिप एक्सरसाइजेस डेली?
Naina, it's like eating food. So you know, if you think eating food is important daily, so is exercising important. Okay, so you know, and specifically when you have issues, let's say if you have a back pain or a hip pain, then it's very important that you touch up on your muscles on a regular basis, stretch them, strengthen them, and ensure that you're taking proper care of them in order to make sure that you know you can actually use them completely and for a long period of time. Otherwise your complaints may change and may become more severe. So yes, it is definitely important to exercise on a daily basis, and I will strongly recommend you to exercise on a daily basis. थैंक यू सन ऑफ गॉड. ओके, काफ़ी सारे लोगों ने और ज्वाइन किया है. दर्शन, सन ऑफ गॉड, मुदस्सिर, कुणाल, जयेश, नैना, परेश मेहता, कमल गुप्ता, हर्षद वर्दारिया, नीलम गुप्ता, शाम रॉक. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया. और वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. And looking forward to meet you up on a Instagram live session on a regular basis. आपके जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसे पोस्ट कर सकते हो, ताकि अगले सेशन में मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दूं. और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में सुबह 10 बजे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया. आप अपने स्टे सेफ एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज डेली एंड स्लीप वेल. और जो भी आपके नए रेजोल्यूशन हैं, गो स्लो विद दैट, टेक इट ईजी एंड मेक श्योर यू आर गिविंग रिजल्ट्स नॉट जस्ट इन 1 month but in this whole year. Okay, so all the best and take care.